डिक्लाइन के बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज का इंडिया में सिग्निफिकेंस क्या रहा है। अब देखो, जो पोर्चुगीज आए थे, पोर्चुगीज जब इंडिया आए तो उस टाइम पे ना सिर्फ यूरोपियन एरा की शुरुआत हुई थी, जबकि उस टाइम पे नेवल पावर की भी शुरुआत हुई थी, नेवल पावर की भी इमर्जेंस हुई थी। अब उससे पहले अगर हम बात करें पोर्चुगीज से पहले चोलास के पास नेवल पावर हुआ करती थी, लेकिन चोलास कौन थे, ये तो इंडियन थे। तो ये जो पोर्चुगीज थे, ये पहली बार कोई फॉरेन नेवल पावर इंडिया में आई थी। कोई फॉरेनर ऐसे थे जो इंडिया में पहुंचे थे सी रूट के थ्रू, पानी के रास्ते से जो इंडिया में पहुंचे थे, राइट। तो पोर्चुगीज जो आते थे, जब ये इंडिया आते थे तो शिप्स पे आते थे, और इनके जो शिप होते थे, इनके शिप्स पे लगाई होती थी कैनन्स। अब ये क्या करते थे, बड़ी बड़ी तोपें लगाकर ये आते थे अपनी शिप्स पे। तो इंडिया में जब ये आते थे तो रास्ते में अगर इनको कोई भी इंडियन ओशन में कोई भी दूसरा शिप दिख जाता था तो अपनी कैनन से उसको उड़ा देते थे, या फिर पायरेसी में बहुत माहिर थे ये, उस शिप को लूट लेते थे और बाकी के जो लोग होते थे उनको मार देते थे, जिसकी वजह से ये अपनी ट्रेड पे मोनोपोली इस्टेब्लिश कर पाए इंडिया के अंदर, राइट। क्योंकि इनका डर ही बहुत ज्यादा था, एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स की वजह से ये अपनी मोनोपोली बना पाए थे इंडिया के ऊपर, राइट। इंडिया के ट्रेड पे अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर पाए थे। अब ये जो पोर्चुगीज थे ना, ये किसी रूल को नहीं मानते थे, इनके सिर्फ और सिर्फ अपने ही रूल्स होते थे और ये किसी के भी रूल को फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो इंडियन ओशियन ट्रेडिंग सिस्टम था वो इनके कंट्रोल में आ गया, राइट। क्योंकि बाकियों के रूल को तो मानना नहीं है, जो बाकी की पावर्स इंडिया में आ रही थी ओशियन के थ्रू भी, तो वो क्या था, उनका एक रूल होता था, तो वो उस रूल को फॉलो करते थे, ट्रेड करते थे और चले जाते थे। लेकिन जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज किसी के रूल को नहीं मानते थे, इनके अपने ही बनाए हुए रूल होते थे, राइट। 16th सेंचुरी की बात करें तो 16th सेंचुरी में मलबार पे जो पोर्चुगीज थे, इन्होंने अपनी मिलिट्री इनोवेशन को दिखाया। मिलिट्री इनोवेशन में क्या था, ये यूज करते थे बॉडी आर्मर्स यूज करते थे, बॉडी पे अपनी जो बॉडी होती थी उस पर लाइफ जैकेट्स पहनकर घूमते थे, सो दैट कि कोई सामने से अटैक करे तो इनको कोई फर्क ना पड़े। मैचलॉक मैन की टेक्नोलॉजी थी। मैचलॉक क्या होती है, मैचलॉक गन्स होती है जो अपने आप ही चलती है, अपने आप तो नहीं, मतलब पहले क्या होता था, जैसे ये कैनन्स होती थी तो कैनन्स पे क्या होता था कि इनके अंदर पाउडर होता था और उस पाउडर को जलाना होता था, उसके बाद ये जो कैनन थी ये काम करती थी। और पाउडर को जलाने के लिए एक थ्रेड का यूज करते थे, तो थ्रेड में आग लगाते थे तो इस आग के थ्रू धीरे धीरे आग अंदर तक जाती थी, फिर अंदर जो यहाँ पे जो पाउडर होता था उसको आग पकड़ती थी और उसके बाद ये जो कैनन था आगे अटैक करता था। लेकिन मैचलॉक में ऐसा नहीं था, मैचलॉक में सीधा ट्रिगर दबाया और आगे से फायर हो जाता था। अब मैचलॉक से एक ही मिनट के अंदर 5-6 फायर कर देते थे, राइट। तो मैचलॉक की टेक्नोलॉजी लेकर आए, शिप्स पे गन्स लगाकर घूमते थे, राइट। अब कैनन जो पहले की टेक्नोलॉजी थी उसमें एक फायर करने के लिए 2 लोग चाहिए होते थे। मैचलॉक में क्या था, इसमें ऐसा नहीं था, एक ही पर्सन जो था वो फायर करता रहता था, राइट। आर्टिलरी ऑफ द स्टेरप यूज किया इन्होंने, जिसको बाद में हमारे जो मुगल एम्परर थे उन्होंने भी यूज करना शुरू किया। आर्टिलरी ऑफ द स्टेरप क्या होता है, ये भी एक तरह की गन्स ही होती है। तो ये जो इनकी गन्स थी जो पोर्चुगीज यूज करते थे, तो धीरे धीरे मुगल्स ने भी उनको यूज करना शुरू किया। अब मुगल्स जो लड़ाइयां करते थे, ये लड़ाइयां करने के लिए जाते थे कैमल पे या फिर हाथी घोड़े लेकर जाते थे। तो ये क्या करते थे, ये इन हाथी घोड़ों के साथ ही गन्स लेकर चलते थे, राइट। तो उनसे गन के थ्रू ये अटैक करते थे जो मुगल्स थे। तो मुगल्स ने भी जो गन्स यूज करनी शुरू करी थी वो कहाँ से, जो आइडिया था वो लिया था, वो पोर्चुगीज से लिया था, राइट। ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री शुरू किया इन्होंने। अब जो पोर्चुगीज थे, ये इनका एक सिस्टम था ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, जो इन्होंने लिया था स्पेनिश से, स्पेनिश मॉडल पे बेस्ड था और 1630 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डच प्रेशर को काउंटर करने के लिए, राइट। तो ये होता क्या है ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, इसमें ये अपने जो सोल्जर्स होते थे उनको ट्रेनिंग देते थे, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री। तो इसी प्रैक्टिस को इंडिया वालों ने भी बाद में यूज करा, लेकिन सबसे पहले जो ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री थी पोर्चुगीज लेकर आए और इसके बाद सबसे पहले इसको फ्रेंच और इंग्लिश ने यूज करना शुरू किया और उसके बाद मराठा और सिख्स ने भी इन्हीं को, इनका जो ये सिस्टम था, इसकी जो प्रैक्टिस थी उसको आगे
फॉलो किया। अपनी जो इन्फेंट्री होती थी, जो सिपाहीज होते थे, उनको इन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी कि किस तरह से गन्स के साथ डील करना है, या जो भी नए वेपन्स आ रहे हैं, नए टूल्स आ रहे हैं, तो उनके साथ कैसे डील करना है। तो इन्होंने भी अपने सिपाहीज को आगे ट्रेनिंग देनी फिर शुरू कर दी मराठास और सिख्स ने। लेकिन सबसे पहले ये पोर्चुगीज लेकर आए, पोर्चुगीज के बाद इस मेथड को सबसे पहले अडॉप्ट किया था फ्रेंच एंड इंग्लिश ने, राइट। अब पोर्चुगीज जो थे ये सी में तो मास्टर थे, अच्छी खासी नेवल पावर थी इनकी। तो सी के अंदर ये मल्टी डेक्ड शिप्स लेकर आते थे। मल्टी डेक्ड शिप्स क्या होते थे, ये हेविली कंस्ट्रक्टेड होते थे, इस तरह के होते थे मल्टी डेक्ड शिप्स, जैसे फ्लोर्स होते हैं ना, तो इस तरह से ये मल्टी डेक्ड शिप्स होते थे। अब इनका फायदा क्या होता था, एक तो जो अटलांटिक गेल्स थी, जो समुद्री तूफान आते हैं, तो उन तूफानों से इनका कुछ नहीं बिगड़ता था, क्योंकि ये इस तरह से बनाए होते थे। दूसरा, ये जो हैवियर आर्मामेंट्स लेकर आते थे, जो भी अपने वेपन्स वगैरह लेकर आते थे, तो वो भी इनमें अच्छे खासे आ जाते थे, राइट। और ये यूज करते थे प्रो एंड स्टर्न टेक्नोलॉजी। प्रो एंड स्टर्न क्या होता है, प्रो होता है जो आगे का, जो शिप होता था ना, शिप आगे से कुछ इस तरह का होता था, बो शेप का, जिसको बोलते हैं प्रो, राइट। और पीछे से ये स्टर्न होता था, इस तरह से फ्लैट होता था, सो दैट कि अगर कोई पीछे से अटैक कर रहा है तो उन्हीं के जो पीछे से अटैक हो रहा है तो उस पे ये काउंटर अटैक कर पाए, क्योंकि अगर स्टर्न होगा, फ्लैट होगा, तो बहुत सारे सोल्जर्स एक ही साथ अटैक कर पाएंगे, राइट। तो एक तरह से ये जो लेकर आते थे, प्रो एंड स्टर्न टेक्निक लेकर आए थे, ये टेक्निक लेकर आए थे कि पीछे से अगर कोई भी अटैक हो रहा है तो उसको ये रिपेल कर पाए। तो उसी के लिए इन्होंने ये प्रो एंड स्टर्न की जो टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया, राइट। अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स बहुत अच्छी थी। आर्सेनल्स होते थे इनके पास, डॉकयार्ड्स होते थे, वेपन्स साथ में लेकर घूमते थे। डॉकयार्ड्स होते थे कि शिप की मेंटेनेंस का सिस्टम प्रॉपर इनके पास होता था, मैपिंग, पिटिंग स्टेट, तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना वो भी इनकी आउटस्टैंडिंग होती थी, राइट। मुगल्स एंड मराठास ने बहुत कुछ सीखा पोर्चुगीज थे, राइट। लेकिन अगर हम बाकी की यूरोपियंस की पावर्स की बात करें, डच और इंग्लिश, उन्होंने भी पोर्चुगीज से बहुत कुछ सीखा और उन्हीं के बेसिस पे फिर पोर्चुगीज को इन्होंने इंडिया से निकाल दिया, डच एंड इंग्लिश ने, राइट। एशिया वाला जो एरिया था जहां पे पोर्चुगीज आकर ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वहीं से इन्होंने निकाल दिया उनको। अब जो पोर्चुगीज थे, इन्होंने कल्चरल फील्ड में भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन ये जो कल्चरल फील्ड का कंट्रीब्यूशन है इसका कोई नाम नहीं लेता। रीजन बीइंग कि एक तो देखो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और दूसरा इनकी क्रूएलिटी की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूअल थे। जब इंडिया में आते रिलीजियस प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि साथ ही साथ कल्चरल फील्ड में भी इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब इनकी जो मिशनरीज होती थी, चर्चेस होते थे, उनमें टीचर्स होते थे, पेंटर्स, कार्वर्स, स्कल्पचर्स, ये सब होते थे इनके चर्चेस और मिशनरीज से। और वहीं से इंडिया ने भी आर्ट की कई सारी फॉर्म्स इनसे सीखी है। म्यूजिक में भी इनका काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। और ये जो जब ये आए थे पोर्चुगीज, तो गोवा में सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का काम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर गोवा वाली साइड कभी गए हो तो वहां पे फिलिग्री वर्क, फ्रेटेड फाइलेज वर्क, ये क्या होता है कि जो पर्ल से, बीच से जो छोटे छोटे कार्विंग होती है, तो वो वाला काम जो है गोवा वाली साइड काफी देखने को मिलता है। मेटल वर्क, एम्बेडिंग ज्वेलरीज, ज्वेलरी जो पर्ल से छोटी छोटी ज्वेलरी बनाई जाती है, तो ये जो इनका आर्ट था काफी अच्छा आर्ट वर्क था। चर्चेस का जो इंटीरियर अगर आप देखोगे, जो चर्चेस पोर्चुगीज के टाइम की बनी हुई है, जो इन्होंने बनवाई थी पोर्चुगीज ने, तो उनका इंटीरियर बहुत अच्छा होता था चर्चेस का। उनमें बहुत सारा वुड वर्क किया होता था, स्कल्पचर देखने को मिल जाएगा, पेंटेड सीलिंग्स होती थी, जो इनके टाइम की चर्चेस है, जो पोर्चुगीज के टाइम की है, राइट। तो पोर्चुगीज के ही एक गवर्नर थे जिनका नाम था अल्फोंसो डिसूजा, जो इंडिया के गवर्नर रहे हैं, पोर्चुगीज गवर्नर थे इंडिया के 1542 से लेकर 45 तक। अब इनका एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट क्या है, ये बोलते हैं कि पोर्चुगीज जब इंडिया आए थे तो उस टाइम के इनके एक हाथ में तो स्वॉर्ड थी, तलवार थी, और दूसरे हाथ में था क्रूसिफिक्स। क्रूसिफिक्स क्या होता है, जो क्रॉस का साइन होता है क्रिश्चियंस का, राइट। तो जब ये इंडिया आए तो एक हाथ में इनके स्वॉर्ड थी, दूसरी साइड पे क्रूसिफिक्स था, जो कि इनको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये इंडिया आए
गोल्ड ढूंढना शुरू करा, तो इन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग का काम शुरू किया, जिसकी वजह से स्वॉर्ड इन्होंने एक साइड पे रख दी और अपनी पॉकेट्स गोल्ड से भरनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पॉकेट्स भी भर गई, हाथ भी। फिर दूसरे हाथ में जो क्रूसीफिक्स पकड़ा हुआ था वो भी इन्होंने साइड पे रख दिया, जिसकी वजह से अब इनको जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनकी स्वॉर्ड, इनका क्रूसीफिक्स, अब दोनों तो इन्होंने छोड़ दिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो पोर्चुगीज थे ये वीक पड़ते गए और इजीली जो बाकी की पावर्स आई इन्होंने इनको इंडिया से उखाड़ दिया। राइट, लास्ट में हम देखते हैं पोर्चुगीज की टाइमलाइन। 1498 में वास्को डे गामा आया इंडिया। इंडिया में कहाँ पे आया था? ये कालीकट में आया था। और कालीकट में जब आया तो वहाँ के जो किंग थे, किंग जमोरिन, तो उन्होंने इनका अच्छा खासा स्वागत करा। 1503 में जो पोर्चुगीज थे इन्होंने अपना पहला फोर्ट एस्टैब्लिश करा, फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट एस्टैब्लिश करा। कहाँ पे? कोचीन के अंदर। और 1505 में सेकंड पोर्चुगीज फोर्ट बनाया इन्होंने, कहाँ पे? कन्नौर में। आए कहाँ पे थे? वास्को डे गामा इंडिया आए थे पहले, तो कालीकट में ये आए थे। पहला फोर्ट कोचीन में बनाया 1503 में, दूसरा फोर्ट कन्नौर में बनाया 1505 में। लेकिन उसके बाद 1509 में जो पोर्चुगीज थे उन्होंने गुजरात, इजिप्ट और जमोरिन तीनों की आर्मी को हरा दिया। राइट, तो पोर्चुगीज गवर्नर कौन से थे? पोर्चुगीज गवर्नर थे फ्रांसिस्को एल्मेडा। 1510 के अंदर पोर्चुगीज गवर्नर थे अल्फोंसो अल्बुकर्क और इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। और 1530 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया गोवा को एज द पोर्चुगीज कैपिटल। गोवा को एज अ पोर्चुगीज कैपिटल डिक्लेयर करा 1530 में। और 1535 में दीव को कैप्चर कर लिया, 1559 में दमन को कैप्चर कर लिया। और फिर धीरे धीरे जो पोर्चुगीज की पावर थी डिक्लाइन होनी शुरू हुई और 1596 में जो पोर्चुगीज थे उनको साउथ ईस्ट एशिया से निकाल दिया, किन्होंने? डच ने निकाल दिया। और 1612 में सूरत जो था वो भी इंग्लिश ने इनसे ले लिया, सूरत से भी इनको निकाल दिया गया। और 1663 में जो डच थे उन्होंने मलबार कोस्ट पे, मलबार जो इंडिया का मलबार कोस्ट है वहां पे जितने भी पोर्चुगीज फोर्ट थे उन सभी को जीत लिया, किन्होंने? डच पावर ने। तो मलबार कोस्ट पे जितने भी पोर्चुगीज के फोर्ट थे उन सभी से इनको निकाल दिया गया बाय द डच। राइट।